बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मात्र 4 महीने बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और बदलते मौसम के साथ बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ चुका है। इस वक्त कई मुद्दे बिहार में सुर्खियों में हैं। हाल फिलहाल में इमारत शरिया ने पटना से गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक प्रोग्राम किया, जिसके बाद देश और प्रदेश में नमाजवाद और समाजवाद का बहस तेज हो गई। इन सारी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंसाफ टाइम के चीफ एडिटर सैफुर रहमान साहब। सबसे सिंपल और पहला क्वेश्चन ये है कि अभी बिहार में माहौल क्या है? देखिए, बिहार में चूंकि अब इलेक्शन में चंद हफ्ते बचे, चंद महीने में नहीं कहूंगा उसको, चंद हफ्ते बचे, इसलिए मुकम्मल तौर पर बिहार इस वक्त राजनीतिक माहौल में जा चुका है। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर चुनावी माहौल बन चुका है और तमाम पार्टियां ही नहीं बल्कि आवाम भी अब चुनावी मूड में आ चुकी है। इसलिए कि कह सकते हैं कि चुनावी माहौल बिहार में इस वक्त मौजूद है। हाल फिलहाल में इमारत शरिया ने गांधी पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक प्रोग्राम किया, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और सियासी सभी तरह के रिप्रेजेंटेटिव आए और अपनी बात रखी। आप इस प्रोग्राम को कितना कामयाब देख रहे हैं? देखिए, हमारे शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड में जो कॉल दिया था 29 तारीख को, 29 जून को उन्होंने गांधी मैदान में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से। लिहाजा हमने इसमें देखा कि उन्होंने, चूंकि वक्फ की लड़ाई जो है बेसिकली सबसे अहम जो है वो मुसलमानों के लिए, असल लड़ाई वो मुसलमानों की। वहीं साथ ही साथ चूंकि वक्फ एक्ट को ये माना जा रहा है कि संविधान को कमजोर करने की साजिश का एक हिस्सा है या संवैधानिक कानून है जो वक्फ 2025 है, इसको ये विपक्ष की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से ये माना जाता है। लिहाजा उसमें हमने देखा कि उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश किया, उनकी लीडरशिप को बुलाने की कोशिश किया, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको उन्होंने बुलाने की कोशिश किया। और हमने देखा कि जहां एक तरफ बिहार की अवाम, मुस्लिम अवाम, उनके कॉल पे इतनी बड़ी तादाद में आई कि कई सारे मीडिया हाउसेज ने तज्जिया किया कि 10 लाख के करीब लोग गांधी मैदान में उस दिन पटना शहर के अंदर मौजूद थे। 10 लाख? 10 लाख का, ये कई मीडिया हाउस का तज्जिया है, क्लीन इंडिया का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। खुद इंसाफ टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद जो हम लोगों ने तज्जिया करके रिपोर्ट दिया, उसमें भी 10 लाख की बात सामने आई थी। लेकिन अगर 10 लाख ना भी माना जाए तो 5 लाख से इनकार कोई भी नहीं कर रहा है। तो बिहार जैसे सूबे से अगर 5 लाख की तादाद आ जा रही है तो ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर काम है। वहीं जो हमने कहा कि विपक्ष को और दूसरी तहरीकों को, दूसरे समाज को ये इन्वॉल्व करने की कोशिश, उस एतबार से अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, उसी तरीके से आजाद समाज पार्टी हो, उसी तरीके से वीआईपी हो, लेफ्ट पार्टियां हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, विपक्ष की जो पार्टियां, बिहार में भी जनसुराज एक्टिव है, इन तमाम के लीडर्स वहाँ स्टेज पर मौजूद थे। खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो मौजूद थे, जो ये बताता है कि विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश हिमाचल सरकार ने किया, उस एतबार से भी ये प्रोग्राम मुकम्मल कामयाब जी, रहा। लेकिन हाँ, इसीलिए लेकिन कुछ मैनेजमेंट की कमियां रही है, उसे इनकार नहीं किया सकता। ऐसी तपती धूप के अंदर भी लोगों के लिए जो है तिरपाल वगैरह नहीं लगाया गया, इसका इंतजाम नहीं किया गया जिससे वो धूप से बच सके। उसी तरीके से वॉलंटियर्स का जो मैनेजमेंट था वो भी कमजोर था, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए वहां पर उतन जैसा माहौल भी बना, लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम कामयाब रहा। इसीलिए सत्ता पक्ष ये कह रही है, जैसा कि आपने कहा कि ऑपोजिशन के लिए इमारत शरिया ने एक तरह का फील्ड बनाने की कोशिश की। इसीलिए सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये प्रोग्राम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के लिए कम था, बल्कि ऑपोजिशन के लिए फील्ड बनाने के लिए ज्यादा था। बल्कि ये आरजेडी का एक तरीके से कैंपेनिंग था, जिसमें तेजस्वी यादव आए, बयान दिए, उस बयान में छाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम इस बिल को फाड़ देंगे, कूड़े में डाल देंगे। तो ये सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये आरजेडी के प्रमोशन के लिए था। बेसिकली सत्ता पक्ष में भी जो जनता दल यूनाइटेड करो या दूसरी ऐसी पार्टियां जो कि माइनॉरिटी वोट बैंक में सेम लगाना चाहती है या माइनॉरिटीज पे अपना एक वोट बैंक रखती भी है, उनकी तरफ से ये बात ज्यादा कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ये बात जदयू के लोग और इस तरह की पार्टियों के लोग कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, ये लड़ाई जब मानी जा रही है कि संविधान को बचाने की लड़ाई, जब ये लड़ाई मानी जा रही है कि संवैधानिक कानून के खिलाफ है, ये बात जब माना जा रहा है कि मुल्क के तमाम जो कम्युनिटीज हैं उनके जो मफादात हैं वो संविधान से जुड़े हुए हैं, उनके उन पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो संविधान का ही सहारा लेकर के उसके ही पर्दे में लिए किए जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में जरूरी है कि जो राजनीतिक ताकत है उनको भी साथ लाया जाए, क्योंकि लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई भी है।
इस तरीके से कम्युनिटी की अपनी कम्युनिटी की लड़ाई है, उसी तरीके से ये मुल्क के संविधान की भी लड़ाई है और एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है। जब पॉलिटिकल लड़ाई है तो पॉलिटिकल पार्टी उसमें क्यों नहीं आ सकती? देखो जहां तक कि आरजेडी के लिए बैकिंग किया गया, ये तो अपने आप में मसले का खैज है, अपने आप में बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि हम लोग वहाँ मौजूद थे, हमने देखा वहाँ पर कि जिस तरह आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष वहाँ मौजूद थे, जितनी बड़ी तादाद में उनके एमएलए वहाँ मौजूद थे, उनके लीडर्स मौजूद थे, उतने ही बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, उतनी ही बड़ी तादाद में हमने देखा कि आजाद समाज पार्टी के लीडर्स वहाँ मौजूद थे, उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिहार में इंडिया गठबंधन के खिलाफ सबसे मुखर आवाज कहीं ना कहीं है, हमने देखा कि उनके झंडे वहां पर नजर आ रहे लेकिन हैं। असदुद्दीन उनके ओवैसी नहीं था, उन्होंने बुलाया नहीं। असदुद्दीन वैसे नहीं थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया, ये किसने कहा आपको? उनको बुलाया गया, वो नहीं बुलाया आ गया, सके, लेकिन उनके स्टेट असदुद्दीन ओवैसी ही वो शख्स है जो इस देश में वक्फ कानून के लेकर सबसे ज्यादा मुखर है। बिल्कुल वो बिल्कुल क्यों नहीं आता अगर काम बुलाया? नहीं। उस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का महाराष्ट्र में प्रोग्राम था, वो उस प्रोग्राम में शामिल थे। एक दिन में 2-2 3-3 प्रोग्राम इस मूवमेंट के तहत हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, वैसे सब वहां थे। बिहार में उनके स्टेट पर्सन अख्तुल इमान स्टेज पर मौजूद थे, उनके स्टेट जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब स्टेज पर मौजूद थे। उसी तरीके से हमने देखा राणा रणजीत सिंह जो उनके स्टेट सेक्रेटरी बाहर था, वो झंडा लेकर के रैली उन्होंने निकाला बीच गांधी मैदान के बीच में कुछ वक्त के लिए। इसी प्रोग्राम के बाद देश में और प्रदेश में नमाजवाद और समाजवाद का बहस बहुत तेज हो गया, जी क्योंकि सत्ता पक्ष ने तेजस्वी के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये समाजवाद कम है, नमाजवाद ज्यादा है। ये नमाजवाद होता क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला किया, कई लोगों ने मीडिया में अलग अलग तरह से बयान दी, और यहाँ तक कि बीजेपी का जो बिहार का ऑफिशियल पेज है उस पर भी वली रहमानी जो एक्टिविस्ट हैं उनका एक छोटा सा क्लिप जो है शेयर करके उस पर इस तरह की बात लिखी है। क्लिप में सिर्फ वली रहमानी ये कह रहे हैं कि आप लोगों का शुक्रिया कि अमीर शरीयत के एक कॉल पे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आ गए। वो ये कह रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी उसको डाल करके ये दिखाना चाह रही है कि तेजस्वी यादव का और विपक्ष का जो एजेंडा है वो शरीयत लागू करने का है, वो संविधान के खिलाफ है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग अमीर शरीयत इमारत शरइया का जो लफ्ज है इसको वो समझ नहीं पाए और इसको निगेटिव एस्पेक्ट देखकर तो उन्होंने क्या है या इमारत शरिया है क्या? एक मैं उस पर भी आऊंगा, वो या भी वो प्रोपेगेंडा करने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। जहां तक बात नमाजवाद और समाजवाद की जा रही है कि समाजवाद नहीं बल्कि ये नमाजवाद है, मेरा मानना है कि समाजवाद है क्या, इसको पहले क्लियरली समझने की जरूरत है। समाजवाद किस चीज को कहता है? समाजवाद का जो कंसेप्ट वो यही कहता है कि जितने भी वर्ग हैं, जितने भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो किसी बेस पे, जेंडर बेस पे हो, चाहे वो कास्ट बेस पे हो, चाहे रिलीजियस बेस पे हो, उन तमाम वर्ग, उन तमाम कम्युनिटीज, उन तमाम ग्रुप्स को जो है आर्थिक एतबार से बराबर कर दिया जाए, पुण्य से राजनीतिक एतबार से बराबर कर दिया जाए, उनको क्या कहते हैं सामाजिक एतबार से बराबर कर दिया जाए और उन तमाम को डिग्निटी की जिंदगी प्रोवाइड की जाए, उनके जो रिस्पेक्ट है उसको जो जिंदा किया जाए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। ऐसा एक सिस्टम, एक ऐसा जो माहौल जो है बने, यही समाजवाद है। तो अब अगर समाजवाद की हम बात करते हैं तो यकीनन नमाज की भी उसमें कदर होगी, उसमें मंदिर की पूजा की भी कदर होगी, उसमें बौद्ध समाज की इबादत की भी कदर होगी और उसमें अगर कोई एथिस्ट है तो उसके विचारधारा की भी कदर होगी। लिहाजा नमाजवाद का समाजवाद से कोई टकराव नहीं है, नमाज का समाजवाद से कोई टकराव नहीं है, पूजा का समाजवाद से कोई टकराव नहीं है, बौद्धिज्म का समाजवाद से कोई टकराव नहीं है, अपने विचारों को रखने का समाजवाद से कोई टकराव नहीं है। लिहाजा अपने आप में ये एक मजाक है कि समाजवाद को नमाजवाद कहते हैं। लेकिन इसीलिए तो बीजेपी कह रही है कि आरजेडी या इसी तरीके से अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में संविधान नहीं बल्कि शरिया कानून लागू है। ये शरिया कानून फिर है क्या? जी, संविधान आखिर है क्या? भारतीय संविधान क्या है? भारतीय लोकतंत्र का मतलब क्या है? भारतीय डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो सेक्युलरिज्म धर्म विरोधी नहीं है, धर्म विरोध पर डिपेंड नहीं है। भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो धर्म निरपेक्षता पर मबनी है। इसका मतलब ये है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, उसका मतलब साथ साथ ये भी है कि स्टेट जो है रिलीजियस मामलात में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि उसका मतलब ये भी है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन सेकुलरिज्म है, इस इंडियन सेकुलरिज्म में हर एक आइडियोलॉजी और हर एक रिलीजियस नजरिए और अकीदे को मुकम्मल डिग्निटी हासिल है, मुकम्मल आज़ादी हासिल है। लिहाजा भी संविधान के खिलाफ हुआ कहाँ? यहाँ तो शरीयत नाफिज होने की बात ही नहीं है। ये संविधान नाफिज तभी माना जाएगा जब एक नमाजी को नमाज पढ़ने और एक पूजा करने वाले को पूजा करने की मुकम्मल बेफिक्री के साथ आ जाने। लेकिन अगर मुसलमानों को और इमारत शरिया से ये सवाल किया जाए कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तरफ शरीयत एक तरफ संविधान, तो किसको चूज करेंगे? तो ये सवाल अपने आप में मुकम्मल तौर पे मुकम्मल तौर पे ये सवाल तब इस तरह के सवाल जब होते हैं जब कुछ टकराव हुआ करता है। जब टकराव अगर आप देखेंगे, क्या कोई भी रिलीजन नेशन के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ जाने को कहता है? क्या हिंदू धर्म, क्या बौद्धिज्म, लेकिन आपको संविधान को चूज करने में फिर क्या क्रिश्चियनिटी, क्या इस्लाम कोई भी स्टेट के खिलाफ खड़े होने का हुक्म जारी नहीं करता है। कोई भी स्टेट के खिलाफ, स्टेट में दंगे फैलाने की, फसाद फैलाने की, नफरत फैलाने का हुक्म नहीं देता है, बल्कि ये सब के सब सोसाइटी और स्टेट को और कंट्री को डेवलप करने की, उसे मजबूत करने की बात करता है। दूसरी तरफ संविधान भी
कि जो इंडियन संविधान है, जो हिंदुस्तानी संविधान है, ये भी किसी भी रिलीजन को कहीं पर भी जरा सा भी अपने हुकूक से, अपने मजहबी मामलात से रोकने की कोई कोशिश नहीं करता है। लिहाजा संविधान और मजहब का, चाहे वो कोई भी मजहब हो, बशमूल इस्लाम के कोई टकराव है ही नहीं है। लिहाजा ये सवाल मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इमारत शरिया एक दीनी अदारा है तो उसको इस तरह की सियासी प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है, सियासत में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? देखिए, मसला ये है कि इमारत शरिया है क्या? इमारत शरिया किसी मदरसे का नाम है? क्या इमारत शरिया कोई मस्जिद की कमेटी है? क्या इमारत शरिया कोई खानका है? या इमारत शरिया क्या कोई एनजीओ है? ये समझने की जरूरत है। इमारत शरिया ना ही मदरसा है, इमारत शरिया ना कोई मस्जिद की कमेटी है, इमारत शरिया ना कोई खानका है। इमारत शरिया का जो कंसेप्ट है, इमारत शरिया जो बेसिकली है, वो मुसलमानों का सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस सेंटर है। मुकम्मल तौर पे एक मरकज है, जो मरकज मुसलमानों की क़यादत करती है समाजी मामलात में, मजहबी मामलात में, सियासी मामलात में, यहाँ तक कि माशी मामलात के अंदर भी। इसलिए अगर आप देखेंगे इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड का जब क़याम हो, उस वक्त मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए, मुसलमानों को नेटवर्किंग को मजबूत करने के लिए, यूनिटी को मजबूत करने के लिए गांव और मोहल्ले की सतह तक उनके नौकबा का एक नेटवर्क बनाया गया। आज बिहार, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया के किसी भी गांव में जब आप चले जाएंगे, या किसी उस छोटे से छोटे जो 200-300 की आबादी वाले गांव में अगर आप जाएंगे, वहां भी इनका नकीब आपको मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, उसी तरीके से दीगर जो मसालिक है, उन तमाम मसलक की नुमाइंदगी शुरू से इनके यहाँ आपको मिलेगी। लिहाजा मसलक के डिफरेंस भी यहाँ खत्म किया गया। उसी तरीके से जब इमारत शरिया का क़याम हुआ तो दारुल क़ज़ा का क़याम किया गया, जो इमारत शरिया का सबसे अहम जुज़ है। उसका मतलब ये है कि जी, इसका मतलब ये है कि मुसलमान जो अपने आइली मसाइल है, उनके जो घरेलू मसाइल है, उसका हल वो इन दारुल क़ज़ा से जाकर के कराते हैं। इस देश में कोर्ट क्या जरूरत है? अगर कोर्ट है तो दारुल कराने की। यकीनन कोर्ट है, लेकिन उसी कोर्ट ने ये हक दिया है कि आप अपने आइली मसाइल को अपने मजहब के कवानीन के मुताबिक हल करें। उसी कोर्ट में तमाम रिलीजन के पर्सनल लॉ को सिक्योर किया गया। लिहाजा इसीलिए जो है दारुल क़ज़ा का क़याम किया गया, ताकि तमाम जो आइली मसाइल हैं वो दारुल क़ज़ा से हल हो। लिहाजा ये एक तरीके से मुल्क की भी खिदमत है कि ऐसे वक्त में जबकि कोर्ट में केसेस के अंबार लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है केसेस का कोर्ट के ऊपर, हज़ारों की तादाद में हर महीने केसेस दारुल क़ज़ा से सॉल्व किए जाते हैं, जो मुल्क की अदालत को भी आसानियाँ फराहम करता है। और दूसरी तरफ मुसलमानों को अपने मजहबी मामला, आइली मसाइल, अपने घरेलू मामला में मजहबी ज़िंदगी गुजारने का रास्ता देता है। और आज आप देखते हैं कि मुसलमानों के जो भी इस तरह के मसाइल होते हैं, वो कोर्ट बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर मामला दारुल क़ज़ा से हल हो जाता है। इसी तरीके से आपने देखा कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिमीन का डिपार्टमेंट कायम किया गया, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का डिपार्टमेंट मौजूद है। उसी तरीके से बाज़ाब्ता इमारत शरिया की तरफ से मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी का क़याम हुआ, और उस मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने अपने क़याम के बाद बिहार में हुकूमत बनाई, बाज़ाब्ता 50% सीटें हासिल करके। इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सिर्फ और सिर्फ कोई मदरसा नहीं है, बल्कि मुसलमानों के समाजी, सियासी, मजहबी मामलात का सबसे बड़ा मरकज़ है, सबसे बड़ा केंद्र है। बिहार में सियासी माहौल बन चुका है और मुख्य दो गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, लेकिन इसके अलावा थर्ड फ्रंट भी बनने की बात हो रही है। और एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने लालू यादव को चिट्ठी लिखा है कि हम महागठबंधन में शामिल। असदुद्दीन अवैसी ने, अख्तर उल ईमान ने लिखा, बिहार के जो प्रेसिडेंट है। अच्छा, अख्तर उल ईमान, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये 1-1.5 महीने से अटकलें लगाई जा रही थी कि ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। लगातार अख्तर उल ईमान साहब की तरफ से बयान आता है, उनके जो प्रवक्ता है एमआईएम के आदिल हसन आज़ाद, उनकी तरफ से बयान आता है, राणा रणजीत सिंह जो उनके सेक्रेटरी, उनकी तरफ से बयान आ रहे थे। लेकिन इस बीच में जब डिबेट्स हो रहे थे मीडिया के ऊपर, तो लगातार जो एमआईएम के प्रवक्ता उनके सामने आरजेडी के प्रवक्ता ये कहते नजर आते थे कि आप ऑफिशियली क्यों नहीं आते हैं, आप मीडिया में बयान कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, लेकिन आप ऑफिशियली हमसे गठबंधन करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि आपने अब तक अप्रोच नहीं किया। मेरी मालूमात के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की जो सेकंड और थर्ड लेयर की लीडरशिप है, उनसे कांटेक्ट में थी, उनके जरिए से अपनी बात पहुंचा रही थी कि हम अलायंस में आना चाहते हैं। कल उन्होंने एक तरीके से जो उर्दू में कहते हैं हुज्जत तमाम करना, उसके लिए उन्होंने कल बाज़ाब्ता लेटर लिखा अख्तर उल ईमान साहब जो स्टेट पर्सन हैं, उन्होंने लालू यादव के नाम कि हमें गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, ताकि जो हमारा ब्रॉडर मकसद है, हमारी जो लड़ाई है उसको हम कामयाब कर सके, यानी बीजेपी और जदयू को हम सत्ता से दूर रख सके। 2020 के चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सिर्फ करीब 12,000 के वोट का फर्क था। 12,768। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार इन 12,000 वोट को मैनेज कर पाएगी? देखिए, अगर हम देखते हैं, तज्जिया करते हैं 2020 के इलेक्शन और 2025 का चुनाव होने जा रहा है इसमें, तो देखना होगा जो जातीय समीकरण है वो इस वक्त किस रूप पे चल रहा है। पिछली बार एनडीए के जो वोट बैंक थे
क्या उसमें महागठबंधन सेन लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है, या इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक था क्या उसमें एनडीए सेन लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है। उसी तरीके से एनडीए के लिए सबसे नुकसानदेह कौन सा वोट बैंक हुआ था और वो इस बार उनके साथ है या नहीं, इन चीजों पर गौर करना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान किस वोट बैंक से हुआ था, वो एनडीए का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के अलग चुनाव लड़ने की वजह से हुआ था। जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, चिराग पासवान अभी उसके नई नई लीडरशिप में आए थे, पहला चुनाव वो अपनी लीडरशिप में लड़ रहे थे, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा और जदयू के खिलाफ तमाम जो उन्होंने कैंडिडेट उतारा, चंद जोर पे भाजपा के खिलाफ भी उतारा, जिसकी वजह से जदयू बहुत सारी सीटें हार गई और उसका फायदा बीजेपी के साथ महागठबंधन को मिला। जैसे शाहिद मंसूरी साहब की अगर हम बात करते हैं, अगर आप उनके सीट का तजिया करेंगे, लोजपा की वजह से ही, लोजपा के अलग लड़ने की वजह से ही वो सीट शाहिद मंसूरी साहब जीत गए थे और वो महागठबंधन के खाते में आया था। अब इस बार लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ है, तो वो जो नुकसान एनडीए गठबंधन का हुआ था, जनता दल यूनाइटेड का खासतौर पर हुआ था, वो इस बार कहा जा सकता है कि वो नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर एनडीए गठबंधन जो कैसे कर चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी अलायंस में आ चुकी है, वो एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, चिराग पासवान जो एनडीए का हिस्सा है, लिहाजा वो जो वोट बैंक उनका है पासवान समाज का वोट, वो एनडीए गठबंधन की तरफ अब जाएगा, जैसा कि लोकसभा में भी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो अटकलें लगाई जा रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था, तो ये एनडीए के लिए प्लस पॉइंट था। लेकिन अब जब हम बाकी वोट बैंक का तजिया करते हैं तो हम देखते हैं कि एक तरफ चिराग पासवान एनडीए के साथ है, तो वही दूसरी तरफ उनके चचा पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। तो अभी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी बात लालू यादव से हो चुकी है, हमारी बात तेजस्वी यादव से हो चुकी है, हम बहुत जल्द तेजस्वी यादव से मिलेंगे। आपको याद मालूम रहना चाहिए तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के बिहार में कोऑर्डिनेटर भी है, वो फैसला उनको ही लेना है, डिसीजन मेकर वही है, लिहाजा उनसे मुलाकात वो करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में शामिल होने के बाद गठबंधन की बाकी मीटिंगों में रहेंगे। इसका मतलब है कि उनकी बात लालू यादव से बन चुकी है, वो महागठबंधन में आ रहे हैं। लिहाजा पासवानों का वोट बैंक जो कि चिराग पासवान की वजह से एनडीए से टूटा था, वो अब भी एनडीए की तरफ पूरा जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पशुपति अगर चिराग सीधे ये कह रहे हैं कि दलित वोट फिर इंडिया गठबंधन, दलित वोट नहीं, पासवान वोट बैंक में पासवान को सिर्फ 5%। जी बिल्कुल, दलितों में 5%, पासवान सबसे बड़ा वोट बैंक दो है, एक पासवान है, एक रविदास, इन दोनों 5% कम्युनिटी है। तो आपने जब मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान अगर पासवान कम्युनिटी के बीच एक बड़े लीडर के तौर पर उभर चुके हैं, पासवान कम्युनिटी का यूथ जो उनको एक्सेप्ट कर चुका है, तो ज्योति सब पशुपति पारस रामविलास पासवान जी की जिंदगी में पार्टी का सारा काम देखते रहे, स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, वो दलित सेना के अध्यक्ष रहे हैं, लिहाजा उनकी अपनी पैठ जो है पासवान समाज में बूथ लेवल तक मौजूद है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो पासवान वोट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लिहाजा वो वोट पूरा एनडीए को जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रविदास वोट बैंक जो दलितों का सिकंद कह लीजिए या बराबर का कह लीजिए, दो बड़े वोट बैंक में से एक है, वो भी 5% है बिहार के अंदर मौजूद, दोनों करीब 6% कह सकते हैं कि दोनों कम्युनिटी है, पासवान और रविदास हमेशा से एंटी भाजपा वोट कहीं ना कहीं रहा है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा बिहार में कुछ ना कुछ वोट लाती रही, 2%, 2.5%, 3% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता रहा। पिछली बार भी हमने देखा कि जमा खान बहुजन समाज पार्टी से जीत करके आए थे। अभी हमने देखा कि जो बाईपोल 4 सीट पे हुआ उसमें रामगढ़ में बसपा और इंडिया के बीच ही वहां मुकाबला था, वहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चले गए थे, बसपा को का एक बेस बना रहा है रविदास का। लेकिन अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने अपना स्टेट प्रेसिडेंट रविदास कम्युनिटी से बनाया, उसके बाद लगातार रविदास कम्युनिटी बहुत तेजी के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ी है। उसी तरीके से दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बसपा और आजाद समाज पार्टी भी बिहार में एक्टिव है। तो रविदास वोट बैंक को इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि अपने साथ लाए मुकम्मल तौर पे, या मुकम्मल तौर पे ना भी हो तो 70-80% उनके साथ चले जाए, वो उनके लिए प्लस का काम करेगा। इसमें कांग्रेस अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको बहुजन समाज पार्टी या फिर आजाद समाज पार्टी से भी बात करनी चाहिए। इन दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को अपने साथ लाना चाहिए, चाहे वो डिक्लेयर गठबंधन के जरिए से हो या फिर इंटरनल इनके बीच कोई बातचीत हो जाए। खासतौर पर अगर आजाद समाज पार्टी इनके साथ आती है तो चंद्रशेखर आजाद रावल इस वक्त दलितों के बीच में, पूरी दो दलित कम्युनिटी के बीच में, खासकर रविदास कम्युनिटी के बीच में बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। नौजवानों में उनको लेकर एक उत्साह मौजूद है, इसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता जी। उसके अलावा आपने जो कहा, अब इस तरीके से अगर हम दलितों की बात छोड़ देते हैं, हम दूसरी कम्युनिटी को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कुशवाहा वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है। उर्मी और कुशवाहा जो है वो जदयू का वोट बैंक है, ये हमेशा से रहा। वो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का वोट बैंक है। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा, पिछले चुनाव में ये वोट बैंक मुकम्मल तक उनके ही साथ था। कुछ उपेंद्र कुशवाहा 4-5 वोट काटने में कामयाब रहे, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल कुशवाहा कम्युनिटी ने एनडीए का साथ दिया था नीतीश कुमार की वजह से, जदयू की वजह से। लेकिन हमने लोकसभा में देखा कि लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन कुशवाहा समाज में सीन लगाने में कामयाब रही है। और उसके बाद उन्होंने लोकसभा में जो अपना संसदीय दल का नेता बनाया वो कुशवाहा समाज से बनाया है। लिहाजा बहुत तेजी के साथ कुशवाहा का एक बड़ा वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ या कहिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आया है, वो इस मरतबा राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करेगा। फिर आप आ जाइए सहनी वोट बैंक।
सहनी वोट बैंक हमेशा से बीजेपी का कोर वोट बन के रहा है। हमेशा से कह सकते हैं जब से बिहार में बीजेपी का उत्थान हुआ है, तब से सहनी वोट बैंक भाजपा के साथ रहा। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी बनाई इंडिया गठबंधन के साथ, और महागठबंधन के साथ रहे, लेकिन ऐन चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त उठकर एनडीए के साथ चले गए। लिहाजा उस चुनाव में भी सहनी समाज पूरे तौर पर एनडीए को वोट देता नजर आया। लेकिन इस बार मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव से पहले से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। लिहाजा और ये बात आ रही है कि उनको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। मैं बहुत सारी जगहों पे सहनी समाज के बीच में गया, उनका ये कहना हुआ कि अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जाता है तो सहनी समाज का एक बड़ा वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में अभी ये फीलिंग आने लगी है कि हमारा भी नेता जो है वो बगल की कुर्सी पे बैठ सकता है, हमारा नेता भी जो है वो लीडिंग रोल में आ सकता है। लिहाजा 100% भी नहीं तो 60% 50% सहनी वोट इंडिया गठबंधन से टूट करके इंडिया गठबंधन की तरफ आएगा, और ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इंडिया गठबंधन के कुशवाहा वोट बैंक में, इंडिया गठबंधन के पासवान वोट बैंक में, पासवान को आप छोड़ भी दे तो उनके क्या कहते हैं सहनी वोट बैंक में सेंध लगाया है, दलित वोट बैंक में सेंध लगाया है, वो उससे कम सेंध लगाने में या बिल्कुल नहीं के बराबर सेंध लगाने में इंडिया गठबंधन कामयाब है। लिहाजा मुझे अभी लगता है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। बीजेपी आखिरकार किस मुद्दे पे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है? अगर डेवलपमेंट के पीच पे बीजेपी आती है तो यहाँ पे बात करेगी। लिहाजा बीजेपी के लिए बिहार जिस तरीके से एक सपना बना रहा है, अब देखिए बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन चुकी है, अब देखिए झारखंड में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बीजेपी और अकेली सरकार बना चुकी है, अब देखिए यूपी में लगातार जो है 2 टर्म, लेकिन बिहार में भी सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। पूरे मुल्क में घूम कर देख लीजिए, लेकिन बिहार में बीजेपी अकेले लड़ने की पोजीशन में नहीं है। वाहिद स्टेट है बिहार इस हिंदी बेल्ट का जहां पे बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है, बाकी हर स्टेट में वो अकेले चुनाव लड़ सकती है और लड़ती है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को है। आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है? सबसे ज्यादा वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या आज भी बीजेपी के लिए बिहार सपना है, आज भी बीजेपी की हैसियत नहीं है कि वो जदयू के बगैर चुनाव लड़ ले, आज बीजेपी की हैसियत नहीं है वो चिराग पासवान को नाराज कर ले। यह स्टेट आज उनके लिए सपना बना हुआ है, और यही वजह है कि आज कोई मुद्दा उनके पास खेलने के लिए नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा बचा है वो है कि वो ले करके इस पॉलिटिक्स को अपने पीछ पर जाए, और दोबारा से क्या जो उनका पीछ है जो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं खास कम्युनिटी के नफरत पे जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और के नफरत पे जुड़ा हुआ है, उस पीच पर लेकर जाए। लेकिन क्या बिहार की आवाम आपको लगता है कि अब जिस तरीके से यहाँ पर सामाजिक न्याय और डेवलपमेंट के मौजू पर बात होने लगी है, शायद मुश्किल है कि उस पीच पे भाजपा राजनीति को ला पाए, और यही उनके लिए सबसे बड़ा टेंशन है, इसलिए उन्होंने नमाजवाद जैसे मुद्दे छेड़े हैं। बीजेपी दूसरी तरफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स करती है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में हिंदुत्व पॉलिटिक्स कितना कारगर है? देखिए हिंदुत्व पॉलिटिक्स बिहार में कुछ हद तक तो कामयाब हुई, इसे इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर के बिहार में 2020 में उभर चुकी है। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल तजिया जब आप करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आज भी बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति, अम्बेडकरवाद की राजनीति, लालू यादव के विचारधारा की राजनीति, आप कह लीजिए जेपी की विचारधारा की राजनीति, आप डॉक्टर कह लीजिए डॉक्टर फरीदी की विचारधारा की, बाबा साहब अम्बेडकर की, पेरियार फूले की जो विचारधारा की राजनीति वो आज भी बिहार में हावी है। लिहाजा हिंदुत्व आज भी बिहार में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति को दलित और पिछड़े कम्युनिटीज फिर से समझने लगे और उस पर आवाज उठाने लगे, वो पूछने लगे कि हिंदुत्व में दलितों के लिए कहाँ पे स्पेस है, हिंदुत्व में पिछड़ों के लिए कहाँ पे स्पेस है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, कुछ दिनों पहले आरजेडी की प्रवक्ता है, जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई किया, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने मनुस्मृति चलाने की बात किया, मनुस्मृति के खिलाफ उन्होंने बात रखी, तो उनसे माफी मंगवाने की बात की गई। उनसे माफी मंगवाने की बात करना ये बताता है कि जो लोग माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं वो मनुस्मृति की विचारधारा को मानते हैं। अगर आप मनुस्मृति की विचारधारा को मानते हैं, अगर आपका हिंदुत्व मनुस्मृति का हिंदुत्व है, तो फिर मनुस्मृति के अंदर दलितों के बारे में जो बातें की गई है, महिलाओं के बारे में जो बातें की गई, फिर आप उसको भी मानते हैं। तो इस पर तो क्वेश्चन एक ओबीसी, एक दलित, एक ईबीसी, एक आदिवासी करेगा, और उनको करना भी चाहिए। तो आखिर असल तो डिबेट ये है कि अगर हिंदुत्व की बात होती है, हिंदुत्व में इन कम्युनिटीज का स्पेस कहाँ है, पहले ये क्लियर होनी चाहिए। ये चेतना जो इन समाज के बीच में फिर से पैदा होना शुरू हो गया है, उन समाज जिसका असर 2014 के लोकसभा में देखने को मिला, और 25 के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर शायद देखने को मिले। मैं फिर से चाहूंगा कि हम थोड़ी गठबंधन के मुद्दे पर थोड़ी सी बातचीत कर लें। जैसा कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन या आरजेडी ने ये बात क्लियर कर दी है कि एमआईएम को हम इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। तो अगर ये इंडिया गठबंधन में एमआईएम, एसडीपीआई, आजाद समाज पार्टी, इन जैसी पार्टियां अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, तो क्या इसका नुकसान हो? देखिए यकीनन जो वोट बैंक महागठबंधन का है, जो वोट बैंक आरजेडी का है, वो कौन है? वो वोट बैंक है जो
एंटी बीजेपी है, एंटी आरएसएस है, एंटी संघ परिवार है, और वो वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के खिलाफ इस वक्त बिहार के अंदर है। तो वही वोट बैंक, अगर आप आजाद समाज पार्टी के पूरे विचारधारा को देखेंगे, आजाद समाज पार्टी के पूरे काम के तरीका, उनके टारगेट वोट बैंक को देखेंगे, आप एसडीपीआई के टारगेट वोट बैंक को देखेंगे, आप एमआईएम के टारगेट वोट बैंक को देखेंगे, आप बसपा के टारगेट वोट बैंक को देखेंगे, तो इन तमाम पार्टियों का टारगेट वोट बैंक वही है जो एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी है, जो इस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा हुआ वोट बैंक है, वही इनका भी टारगेट है। तो ऐसे में यकीनन इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। जो मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ 12,700 कुछ वोटों से इंडिया गठबंधन पिछड़ गया था पिछले चुनाव में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है महागठबंधन के लिए। तो ऐसे में अगर ये गठबंधन मिल करके, ये पार्टियां मिल करके, चाहे वो गठबंधन में हो या अलग अलग करे, अगर ये आपको 50,000 वोट नुकसान कर जाती है, अगर 40,000 वोट नुकसान कर जाती है, नहीं मैं मानता, कुछ ज्यादा का छोड़ दीजिए, तो क्या इसका नुकसान महागठबंधन को नहीं हुआ? यकीनन। लिहाजा मुझे लगता है कि गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं किया जाना एक अलग मौजूद, लेकिन जब ये दावा इन पार्टियों का भी है जो दावा महागठबंधन का, ये कहिए कि इन पार्टियों का जो मकसद है वही महागठबंधन का भी मकसद है, तो ऐसे वक्त में उनके साथ बातचीत जरूर होनी चाहिए, चाहे गठबंधन हो या ना हो। बातचीत का तो अब रास्ता बन ही दिख रहा है, जब आरजेडी की तरफ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि एमआईएम खुद विचार करे कि उसे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, मनोज झा ने तो हराना है। तो इसमें मनोज झा ने ये कह के ये मान लिया है कि दोनों का मकसद एक है, तभी उन्होंने कहा कि उनको चुनाव नहीं लड़ने पर विचार करना चाहिए। जब आपका मकसद एक है तो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक बार लालू यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ चाय पी ले? इसमें क्या प्रॉब्लम है कि लालू यादव एक बार चंद्रशेखर आजाद या जीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी या बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जो कोऑर्डिनेटर हैं, मायावती के बच्चे, उनके साथ चाय पी ले? इसमें क्या प्रॉब्लम है कि तेजस्वी यादव इंजीनियर आफ्ताब आदिल हसन आजाद के साथ चाय पी ले, अख्तर ईमान के साथ चाय पी ले? इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो आजाद समाज पार्टी के स्टेट पर्सन जौहर आजाद है, एसडीपीआई के स्टेट पर्सन आफ्ताब तैमी है, उसी तरीके से जो बसपा के स्टेट पर्सन है, इनके लीडर्स के साथ एक मरतबा तेजस्वी यादव कहीं बैठ करके अपने ऑफिस में खामोशी के साथ चाय पी ले, पेड़ा खा ले, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आपको लग रहा है बातचीत इन पार्टी से महागठबंधन को करनी चाहिए, कांग्रेस को भी करनी चाहिए, लेफ्ट के लोगों को भी करनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे कि इन महागठबंधन का जो विपक्ष का जो वोट है वो उसमें बिखराव नहीं हो, क्योंकि इस बार भी 20 के तरह ही क्लोज फाइट होने जा रहा है, और एक एक वोट जो है दोनों गठबंधनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये चर्चा बहुत लंबा हो चुका है, तो एक आखिरी सवाल के साथ हम ये चर्चा खत्म करना चाहेंगे कि अभी बिहार में फिलहाल कौन सी पार्टी की तैयारी ज्यादा मजबूत है? देखिए, अगर मजबूती की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीकाकार हमेशा से वो बूथ लेवल तक काम करते हैं, सबसे स्ट्रांग होकर के काम करते हैं, तो उनकी भी तैयारी अपने बहुत मजबूत तौर पे हो रही है। नीतीश कुमार जो बिहार में एक ऐसे प्लेयर के तौर पे रहे हैं जो खुद जो है विधानसभा के स्तर तक जाकर के, विधानसभा लेवल पे जाकर के वो काम करते हैं, उनका नीचे तक के लीडरशिप से उनका एक रिलेशन बिल्ड होता है, रहता है, उसमें फिर दोबारा उसी मूड में वो आ चुके हैं। हमने देखा कल उन्होंने जदयू ऑफिस में पूरे बिहार से आए लीडर्स के साथ मीटिंग भी किया है, उस मूड में दोबारा आ चुके हैं। और राष्ट्रीय जनता दल चूंकि इस मर्तबा अपने आप को होप की नजर से इस इलेक्शन को देख रही है, एक चांस के तौर पे देख रही है, वो भी पूरी मजबूती के साथ हर एक हथकंडा अपना रही है। लिहाजा आप देखेंगे कि अभी से तेजस्वी यादव जिस बार हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगातार कई महीने तक कैंपेन में लगे रहे, चुनाव जब शुरू हुआ तो लगातार पूरे कैंपेन में रहे। अभी वो चुनाव का ऐलान होने से पहले ही आप देखिए रोजाना 2-3 प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के छोटे छोटे प्रोग्राम में। तो लिहाजा तेजस्वी यादव भी पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल भी काम कर रही है। कांग्रेस इस बार 2020-2015 के मुकाबले में 10 के मुकाबले में कहीं ज्यादा एक्टिवली जो मेहनत करती हुई नजर आ रही है। तो आप हमने बिहार चुनाव से जुड़े मुख्तलिफ मुद्दों पर बातचीत की, और हमें लगता है कि और ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हमने बातचीत अभी नहीं करी। तो इस तरह के प्रोग्राम इंसाफ टाइम पर आते रहेंगे। अगर आप बिहार के राजनीतिक मुद्दों से अवेयर रहना चाहते हैं तो आप देखते रहिए इंसाफ टाइम।